तो जब भी हम लोग अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे कुछ भी काम करते हैं और फाइनली उसे सेव करते हैं, तो वो एज ए फाइल सेव होकर रहता है। भले ही वो टेक्स्ट फाइल हो, जीआईएफ फाइल हो, इमेज फाइल हो, एक्सेल हो, पीडीएफ हो या फिर वर्ड फाइल हो, वो है तो एक फाइल ही। और उस फाइल को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करने के लिए हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? फोल्डर। तो फोल्डर को अल्टरनेटिवली हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टरीज। तो वही चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिनक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स फाइल और डायरेक्टरी रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। फाइल क्या है? तो फाइल क्या है? विच कंटेन्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सिमिलरली डायरेक्टरीज क्या है? डायरेक्टरीज वो है जो फाइल को स्टोर करता है या फिर सब डायरेक्टरीज को भी स्टोर कर सकता है। तो अब देखते हैं लिनक्स में कुछ प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज। सपोज हम लोग ने उबुंटू यहाँ पे इंस्टॉल किया है, अभी हम लोग ने कुछ भी नया फोल्डर, नया फाइल्स या डायरेक्टरीज कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, फिर भी कुछ प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज ऑलरेडी लिनक्स सिस्टम में एग्जिस्टिंग होता है। वो क्या है? पहला है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी को हम लोग फॉरवर्ड स्लैश से भी डिनोट करता है। और रूट डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज होते हैं, जैसे बिन, डेव, बूट, होम, etc, यूएसआर। तो सारे डायरेक्टरीज को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे मैं cd स्लैश करता हूँ। cd क्या है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। पहले cd स्लैश अगर करता हूँ, मैं आ गया रूट डायरेक्टरी में। यहाँ पे ll अगर मैं करता हूँ तो सारे डायरेक्टरीज का लिस्ट हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो पहला चीज है बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी क्या है? बिन डायरेक्टरी कंटेन्स ऑल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। सिमिलरली यहाँ पे जो डेव डायरेक्टरी है, dev, वो क्या करता है? सारे जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स है उन्हें स्टोर करके रखता है। बूट डायरेक्टरी में क्या होता है? जितने भी बूटेबल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सारे बूट डायरेक्टरी में स्टोर होकर रहता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी जो होम डायरेक्टरी, सारे जो यूजर्स और सब यूजर्स हैं उनके इंफॉर्मेशन होम डायरेक्टरी में स्टोर होकर रहता है। etc डायरेक्टरी में क्या रहता है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और डिस्क रिलेटेड फाइल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यूएसआर में क्या रहता है? जो है डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। कोई भी अगर हम लोग नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यूएसआर डायरेक्टरी में वो स्टोर होकर रहता है। यहाँ पे और एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, जितने भी सारे डायरेक्टरीज है उनके साइड में फॉरवर्ड स्लैश है। उसका मतलब क्या है? ये सारे डायरेक्टरीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, जितनी भी डायरेक्टरीज है, भले ही वो डायरेक्टरीज है लेकिन सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्यों है? तो ये सारे जो कलर कोडिंग भी है वो डायरेक्टरी के टाइप के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल डायरेक्टरी जितने भी होता है वो नॉर्मल ब्लू कलर के होता है, जैसे प्रॉक हो गया, रूट हो गया, रन हो गया, बूट, ये सारे नॉर्मल डायरेक्टरीज ब्लू कलर के होता है। और जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है वो होंगे ग्रीन कलर में। उसके बाद जो लिंक्ड फाइल्स है वो होते हैं लाइट ब्लू कलर पे, जो यहाँ पे आप देख सकते हो लिब किससे लिंक्ड है? इससे। तो लिंक फाइल क्या होता है वो भी हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे। सिमिलरली और एक चीज दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरे एक डायरेक्टरी में जाता हूँ। ये क्या किया, कैसे किया, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बेसिकली ये मैं एक फोल्डर है, pwd हम लोग ने देखा था, स्लैश होम स्लैश बिप्लब के अंदर हम लोग आ गए। अभी जस्ट मुझे आपको दिखाना है, अगर कोई हम लोग का ग्राफिक इमेज फाइल हो तो वो मैं कैसे एक इमेज फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज टेस्ट डॉट png फाइल एक मैं क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इमेज फाइल है तो वो पिंक कलर से रिप्रेजेंट होता है। सिमिलरली कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल हो वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है। सपोज यहाँ पे मैं test1.sh क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के लिए ये कैसे करता हूँ मैं, वो आप भूल जाइए, जस्ट थोड़ी देर बाद ही हम लोग ये देखेंगे। और ये इसको मैं एग्जीक्यूटेबल बना देता हूँ। कैसे बनाऊंगा वो भी हम लोग सीखेंगे बाद में, आप अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जस्ट हम लोग देख रहे हैं कलर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जब मैं ll करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो test1.sh हम लोग का आ गया ग्रीन में। तो सिमिलरली और कुछ कलर कोडिंग है, जैसे कोई भी आर्काइव फाइल हो या फिर जिप फाइल हो वो रिप्रेजेंट होता है रेड कलर से। और कोई भी डिवाइस हो वो रिप्रेजेंट होता है येलो विद ब्लैक बैकग्राउंड। तो ये कुछ कलर कोडिंग के मदद से हमें इजीली पता चल सकता है कि ये फाइल या फिर कोई डायरेक्टरी कौन से टाइप का फाइल है या फिर कौन से टाइप का डायरेक्टरी है। तो उसके बाद पहला चीज क्या है, अगर हमें कोई नया डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो ये चीज ll या फिर ls होता है लिस्ट करने के लिए, जो भी फाइल्स या फिर डायरेक्टरी देखने के लिए, जो हम लोग बाद में डिटेल्स में भी देखेंगे
जस्ट बिकॉज हम लोग यहाँ पे रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट मैं दिखा दे रहा हूँ LL करके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे फोल्डर्स है या फिर फाइल्स है। तो पहला चीज क्या है, कोई भी अगर डायरेक्टरी नया हमें क्रिएट करना हो, सपोज टेस्ट डायरेक्टरी मैं क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं mkdir। अगर आपने विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट भी कभी यूज किया होगा, वहां पे भी जो कमांड है वो mkdir ही होता है। अगर यहाँ पे मैं mkdir1 करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे LL करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो dir1 क्रिएट हो गया। अब मैं उसके अंदर अगर मुझे जाना है तो एक सिंपल सा कमांड है, क्या, cd चेंज डायरेक्टरी, cd dir1 मैं करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन क्या है, dir1। अच्छे से देखने के लिए pwd यूज कर सकते हैं, होम बिप्लब उसके अंदर dir1 डायरेक्टरी है। अभी अगर मुझे क्या करना है, dir1 के अंदर एक साथ ही एक से ज्यादा डायरेक्टरीज क्रिएट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, mkdir dir2 dir3 और dir4 अगर मैं ऐसे लिखूंगा एक साथ, उसके अंदर आप देख सकते हो 3 डायरेक्टरीज क्रिएट हो गए, dir2 3 और 4। उसके बाद अगर मुझे डायरेक्टरी 2 के अंदर डायरेक्टरी 5 क्रिएट करना है, तो वो क्या मैं यहाँ पे ही इसके अंदर ही रह के कर सकता हूँ। ट्राई करता है mkdir dir2 स्लैश dir5 LL dir2 के अंदर जाते हैं, कैसे जाएंगे, cd dir2, उसके अंदर जाके देखेंगे क्या हम लोग का dir5 क्रिएट हो गया। तो फिर यहाँ से क्या पता चला, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम लोग को उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जाने का कोई जरूरत नहीं है, बाहर रह के भी हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। अभी अगर और एक चीज मैं ट्राई करूंगा क्रिएट करने के लिए, mkdir dir6 के अंदर dir7। अब इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा क्या आएगा, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी। ऐसा क्यों आया, डायरेक्टरी 6 के अंदर डायरेक्टरी 7 हम लोग क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या डायरेक्टरी 6 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, नहीं है। तो फिर ये टाइप ऑफ सिंटैक्स में हम लोग लिख नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्टरी 5 के अंदर डायरेक्टरी 6 या फिर डायरेक्टरी 7 क्रिएट करना चाहता तो फिर वो काम कर जाता। इसे क्लियर कर देते हैं। सिमिलरली अभी मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, pwd करके देख लेता हूँ। अभी डायरेक्टरी 1 अभी होम, उसके अंदर बिप्लब, उसके अंदर डायरेक्टरी 1, उसके अंदर डायरेक्टरी 2 के अंदर मैं हूँ। अभी अगर मुझे जस्ट एक डायरेक्टरी पीछे जाना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, cd स्पेस डॉट डॉट, तो मैं आ गया जस्ट पीछे जो डायरेक्टरी 1 है उसके अंदर आ गया। अगर मैं आप लोग यहाँ पे cd बिना स्पेस दिए डॉट डॉट दबाते हो तो ये काम करेगा, नहीं करेगा, कमांड नॉट फाउंड। तो cd स्पेस डॉट डॉट है, बहुत लोगों को मैंने देखा है cd डॉट डॉट लिख देंगे, वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, होम डायरेक्टरी क्या होता है, जो भी हम लोग का होम है, मेरा यूजर कौन सा है, बिप्लब है, तो जब भी हम लोग लॉग इन करते हैं स्लैश होम स्लैश बिप्लब के अंदर बाय डिफॉल्ट हम लोग रहता है। तो वो जो होम डायरेक्टरी है वहां पे डायरेक्टली अगर जाना हो तो वो कैसे जा सकता है, cd डॉलर होम, pwd करोगे तो हम लोग आ गए डायरेक्टली होम डायरेक्टरी के अंदर। तो हम लोग अभी टर्मिनल को बंद कर देते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज आप यहाँ पे देखोगे, जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्टली हम लोग डिफॉल्ट फोल्डर हम लोग का क्या रहता है, होम फोल्डर। सो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ से अगर मैं कोई एक फोल्डर के अंदर जाता हूँ, कैसे cd स्लैश, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे cd टिल्ड करता हूँ तो फिर मैं कहाँ पहुंचूंगा, डायरेक्टली हम लोग के होम फोल्डर के अंदर। pwd करके देख लेते हैं, होम फोल्डर के अंदर पहुंच गए। तो दो तरीका है, cd टिल्ड या फिर cd डॉलर होम, दोनों तरीकों से हम लोग डायरेक्टली होम फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। रूट के अंदर जाने के लिए cd स्लैश कर देंगे तो रूट, और रिलेटिवली कोई पाथ के अंदर जाना है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग cd dir1 स्लैश cd dir1 के अंदर ही जाते हैं हम लोग, सॉरी अभी हम लोग रूट फोल्डर में है। तो अभी हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, पहले तो होम फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, cd टिल्ड कर देता है ll, तो यहाँ पे डायरेक्टरी 1 cd dir1 के अंदर जाता है। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। तो अभी हम लोग कहाँ पे है, cd dir1 के अंदर है। अगर cd dir2 के अंदर है हम लोग का dir5, सपोज हम लोग अभी dir1 के अंदर है और डायरेक्टली dir5 के अंदर जाना है, तो वो हम लोग कैसे जा सकते हैं, cd dir2 स्लैश dir5, ऐसे करके हम लोग जा सकते हैं। या फिर अगर हम लोग को डायरेक्टली रूट से लेके कोई फोल्डर पाथ के अंदर हम लोग को जाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग के रूट फोल्डर में एक वैर फोल्डर था, cd स्लैश वैर, उसके अंदर कौन से फोल्डर है,
सपोज लिब के अंदर हम लोग को जाना है, ऐसे रिलेटिव पाथ के अंदर भी हम लोग जा सकते हैं। अब हम लोग का सबसे मेन, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है रूट डायरेक्टरी और होम डायरेक्टरी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली रूट डायरेक्टरी होता है हम लोग का टॉप मोस्ट लेवल हम लोग के सिस्टम ड्राइव पे, और होम डायरेक्टरी वो होता है जहाँ पे भी हम लोग बाय डिफॉल्ट जब लॉगिन करता है कोई भी हम लोग का यूजर है, उसके अंदर वो होम डायरेक्टरी होता है। रूट डायरेक्टरी को हम लोग डिनोट करते हैं स्लैश से, और होम डायरेक्टरी कैसे होता है, स्लैश जो भी हम लोग ने देखा था यूजर और यूजर नेम, स्लैश होम स्लैश यूजर नेम। यहाँ पे फिर से मैं दिखा देता हूँ, स्लैश होम स्लैश विप्लव। सिमिलरली जब भी आप रूट डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो, सिर्फ एडमिन को एक्सेस रहता है कुछ भी चेंज करने के लिए। होम डायरेक्टरी पे अब अगर हमें कोई नया यूजर क्रिएट करना है तो वो एडमिन क्रिएट कर सकता है, लेकिन कोई भी नॉर्मल यूजर है जिसे होम डायरेक्टरी का एक्सेस है वो यूजर क्रिएट नहीं कर सकता है। और लिनक्स में जो हम लोग का रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर सब कुछ आता है जो हम लोग ने देख लिया, लेकिन जो होम डायरेक्टरी है वो पर्टिकुलर यूजर का होम डायरेक्टरी है। अगर मल्टीपल यूजर्स हैं तो सारे यूजर के अलग अलग होम डायरेक्टरी होंगे। तो इतना तक हमें समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं फाइल्स। तो बेसिकली जैसे हम लोग ने डायरेक्टरी क्रिएट किया था, अब हमें फाइल क्रिएट करना है। तो फाइल क्रिएट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँ फाइल क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, वो सारे हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या है, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। कैट कमांड यूज करके हम लोग कर सकते हैं, टच कमांड यूज करके हम लोग कर सकते हैं, रीडायरेक्शनल सिंबल यूज करके हम लोग कर सकते हैं, इको कमांड से कर सकते हैं, प्रिंट एफ कमांड से कर सकते हैं, और फाइल एडिटर कोई भी यूज करके जैसे VIM हो गया, वो सारे यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कैट कमांड यूज करके हम लोग कैसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं कोई डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ, सपोज dir1 के अंदर है, तो यहाँ पे हम लोग सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो अब अगर मुझे कैट कमांड यूज करके कोई फाइल क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल कैट विप्लव, तो यहाँ पे जब आप कैट ग्रेटर देन सिंबल विप्लव करते हो, उसका मतलब क्या है, एक फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं विप्लव, जिसमें हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। तो आपका यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है जहाँ पे हम लोग कुछ भी लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज दिस इज ए लिनक्स ट्यूटोरियल। ओके, अब अगर हमें इसे सेव करके बाहर आना है, हम लोग सिंपल Ctrl+D दबा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए। अब अगर मुझे ये फाइल में क्या है उसे देखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैट इनपुट करने के लिए ग्रेटर देन सिंबल, अगर हम लोग लेस देन सिंबल करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली इसे देख सकते हैं। कैट लेस देन विप्लव, तो जो भी हम लोग ने एंटर किया था वो सारे हमें दिखेंगे। अगर यहाँ पे मैं कोई भी रिडायरेक्शनल कमांड यूज नहीं करता हूँ, जैसे ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल में अगर यूज नहीं करता हूँ, सिंपल कैट विप्लव लिखता हूँ, तो फिर भी मेरा वो काम करेगा फॉर व्यूइंग फाइल्स। कोई भी फाइल अगर देखना है तो हम लोग को रिडायरेक्शनल कमांड यूज करने के बगैर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कैट स्पेस जो भी फाइल नेम है वो दे सकते हैं सिर्फ देखने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, तो सपोज जब भी हम लोग एक फाइल देख रहे हैं उसमें मल्टीपल लाइंस हो सकता है। अगर हमें उन लाइंस का लाइन नंबर जानना है तो कुछ ऑप्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, कैट-n, जो भी फाइल का नाम है अगर वो देंगे हम लोग, तो यहाँ पे विथ लाइन नंबर वो डेटा हमें दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ब्लैंक लाइंस भी हैं। अगर हमें चाहिए कि भाई ब्लैंक लाइंस को इग्नोर करो और सिर्फ जिस भी लाइन में हमारा डेटा है वो लाइन हमें डिस्प्ले करके दो, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, कैट-b विप्लव। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देख सकते हो 1 2, जो भी ब्लैंक लाइन था उसे इग्नोर करके जो थर्ड लाइन है ए, उसमें आ गया हम लोग का लाइन नंबर। सपोज यहाँ पे मैं और एक फाइल क्रिएट करता हूँ टेस्ट करके, जिसमें कुछ लाइन एंटर कर देता है, लाइन 1 2 और लाइन 3, और इससे हम लोग सेव कर देते हैं। अब अगर हमें दोनों फाइल को मर्ज करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सपोज विप्लव एक फाइल है, टेस्ट एक फाइल है, उन दोनों को मर्ज करके एक नया फाइल बनाना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैट कमांड यूज करके फाइल का नाम दे सकते हैं विप्लव, और नेक्स्ट फाइल का नाम है टेस्ट। उन दोनों को मर्ज करके कौन सा फाइल बनाना है, रिडायरेक्शनल कमांड के साथ कोडिंग ग्लिट्स। बी कैपिटल है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया फाइल के नेम्स भी केस सेंसिटिव होता है। तो ये जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कोडिंग ग्लिट्स एक फाइल क्रिएट हो गया। अब हम लोग देखते हैं उसमें क्या डेटा अपेंड हुआ कि नहीं। जो भी हम लोग का विप्लव में था वो पहले आ गया, दिस इज द लिनक्स ट्यूटोरियल।
उसके बाद जो भी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है, दोनों को मर्ज करके एक नया फाइल बन गया कोडिंग ग्लिट्स। अब हम लोग ने तो मर्ज कर दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी हम लोग मल्टीपल फाइल्स को मर्ज कर रहे हैं, लेकिन मर्ज करने के साथ कुछ नए लाइंस भी हम लोग को ऐड करने हैं। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? कैट हाइफन जो भी हम लोग का फाइल का नेम था वो टेस्ट, फिर जो नया फाइल का नाम है वो। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कुछ भी एंटर करने के लिए, न्यू लाइन्स एडेड। सपोज मैं एंटर करके कंट्रोल डी दबा के सेव कर देता हूँ। अब अगर हम लोग कोड 1 जो भी फाइल है उसे अगर हम लोग देखना चाहते हैं, कैट यूज करके हम लोग देख सकते हैं, कैट कोड 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोग का ऑलरेडी दोनों फाइल में जो वैल्यूज थे वो तो मर्ज हुए ही हुए, और जो हम लोग ने नया लाइन ऐड किया था सबसे ऊपर वो लाइन ऐड होके आ गया। अब और एक फीचर है जहाँ पे हम लोग कैट में एक एंड मार्कर यूज कर सकता है। क्या होता है वो? जैसे हम लोग फाइल में सेव करके निकलने के लिए कंट्रोल डी दबा रहे हैं, वैसे ही हम लोग एक पर्टिकुलर कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे। जब भी वो कीवर्ड हम लोग टाइप करेंगे तो अपने आप वो फाइल सेव होके हम लोग उससे बाहर आ जाएंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करेंगे test2, जिसमें हम लोग रखना चाहता है EOF एंड ऑफ फाइल एज एन एंड ऑफ मार्कर। जब भी हम लोग उस फाइल में एंटर करते टाइम EOF एंटर करके एंटर दबाएंगे तब हम लोग अपने आप बाहर आ जाएंगे। कैसे? यहाँ पे हमें आ रहा है कि एंटर करो वैल्यूज। सपोज वैल्यूज एंटर्ड, फिर एंटर एंटर दबा के सपोज 1 2 3। अब मैं लिखता हूँ EO, सपोज स्मॉल EOF लिखता हूँ, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ने एंड ऑफ फाइल मार्कर एंड मार्कर दिया है वो EOF कैपिटल में है। तो EOF कैपिटल में अगर मैं लिख के एंटर दबाता हूँ तो अपने आप वो सेव होके बाहर आ जाएगा। हम लोग ने कंट्रोल डी यहाँ पे नहीं दबाया। तो क्या ये सिर्फ EOF यूज करके कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो सेम चीज के लिए सपोज हम लोग क्या करना चाहते हैं, test3 में एंड ऑफ फाइल मार्कर को जब भी हम लोग एन एंटर करके एंटर दबाएंगे तब हम लोग को बाहर आ जाना चाहिए। जैसे लाइन 1, लाइन 2, एंटर एंटर एन दबा के फाइल सेव हो गया और हम लोग बाहर आ गए। तो ये हो गया एंड मार्कर की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम लोग को कुछ अगर डेटा अपेंड करना है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल में, यहाँ पे बिप्लब में, जैसे यहाँ पे बिप्लब में दिस इज ए लिनक्स ट्यूटोरियल ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ डेटा अगर अपेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो सिंगल ग्रेटर देन सिंबल की जगह पे डबल ग्रेटर देन यूज करके हम लोग यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। किसमें अपेंड करेंगे? बिप्लब जो फाइल है उसमें अपेंडेड ए लाइन, कंट्रोल डी दबा दूंगा मैं। तो यहाँ पे फिर से अगर हम लोग देखेंगे उस फाइल को, दिस इज लिनक्स ट्यूटोरियल और अपेंडेड ए लाइन, मतलब यहाँ पे हम लोग रिडायरेक्शनल ऑपरेटर यूज करके हम लोग लाइन अपेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें एक फाइल को कॉपी करना है तो क्या हम लोग उसे कैट कमांड यूज करके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग का एक फाइल है बिप्लब, तो उसे मैं कैसे कॉपी करूँ? कैट जो भी हम लोग का पुराना फाइल है बिप्लब स्पेस BIP, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हम लोग का फाइल था बिप्लब वो कॉपी होके कहाँ पर आ गया? बिप में। कैट BIP करोगे तो सेम चीज यहाँ पे फाइल कॉपी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कैट कमांड यूज करके कैसे हम लोग नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग डेटा अपेंड कर सकते हैं, कैसे हम लोग नया लाइन ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लोग मल्टीपल फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं, मर्ज करते टाइम कैसे हम लोग एक लाइन इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं फाइल को, कैसे हम लोग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं फाइल को, और कैसे हम लोग एज एन एंड मार्कर यूज कर सकते हैं कैट कमांड के साथ। अभी एक इंपॉर्टेंट कमांड है टच कमांड। तो टच कमांड बेसिकली क्या करता है, किसी को भी पूछोगे वो बोलेगा टच कमांड हम लोग का ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। वो बिल्कुल सही है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है, लेकिन उसका एक्चुअल यूज वो नहीं है। तो पहले देख लेते हैं टच टेस्ट टच 1। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गया टेस्ट टच 1। तो जो फाइल क्रिएट हुआ टेस्ट टच 1, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका साइज क्या है? 0 बाइट्स हम लोग का साइज है। तो यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल क्रिएट तो हुआ, लेकिन क्या प्रैक्टिकली टच कमांड का यूज ये है एम्प्टी फाइल क्रिएट करना? बिल्कुल भी नहीं। तो एक्चुअल टच कमांड का यूज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट यूज है एक्सेस टाइम और मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब भी वो
मॉडिफाई हुआ, मतलब जब वो फाइल रिसेंटली क्रिएट हुआ 1533 को, वो टाइम यहाँ पे आ गया। लेकिन सपोज हम लोग यहाँ पे उसे एक्सेस करते हैं कैट टेस्ट टच वर्क, तो अब इसका एक्सेस टाइम देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ll-u। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक्सेस, लास्ट एक्सेस टाइम क्या है, 1533। इसका भले ही मॉडिफाइड टाइम है लेकिन एक्सेस टाइम है 1534। यहाँ पे फिर से अगर एल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1533 इसका मॉडिफाइड टाइम है। तो एक्सेस टाइम चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टच हाइफन ए, TUCH-A, जो भी फाइल का नाम है वो। तो फिर से इसका जो भी एक्सेस टाइम था वो चेंज हो गया। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, LL-U करके देख सकते हैं इसका एक्सेस टाइम था जो वो चेंज हो गया। लेकिन LL करेंगे तो बेसिकली उसका मॉडिफाइड टाइम चेंज नहीं हुआ। तो अभी अगर उसका मॉडिफाइड टाइम चेंज करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, टच-M। सपोज हम लोग मॉडिफाइड टाइम चेंज करेंगे, टेस्ट जो फाइल है 1524 आप देख सकते हैं उसका चेंज करेंगे। तो अभी हम लोग LL करके देखते हैं, जो टेस्ट टाइम था उसका क्या हो गया, करंट जो है, करंट डेट 1536 Jan 11, वो टाइम चेंज हो गया टेस्ट जो फाइल है उसका। तो सिमिलरली हमें मॉडिफाइड टाइम तो चेंज करना ही है, लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम के साथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कौन से फाइल को चेंज करेंगे, सपोज टेस्ट 2 को चेंज करेंगे -D, और जो भी डेट है वो हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, सपोज 26 Jan 2023। अब हम लोग जब LL करेंगे आप देख सकते हो किसे हम लोग ने चेंज किया था, टेस्ट 2 का। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी सबका Jan 11 है, लेकिन इसका डायरेक्टली चेंज हो गया है 26 Jan 2023 को। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर कोई भी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है और वहाँ पे हम लोग टच कमांड यूज करके वो फाइल का नाम देते हैं, तो फिर एक जीरो साइज का फाइल क्रिएट होगा। अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो फिर वो जस्ट वो फाइल को टच कर रहा है। अब समझ में आया टच इसका नाम क्यों है, क्योंकि जस्ट वो फाइल को टच कर दिया। क्यों, एक्सेस टाइम चेंज करने के लिए या फिर मॉडिफिकेशन टाइम चेंज करने के लिए, जो कि हमें रियल टाइम में बहुत काम आने वाला है। अब हम लोग फाइल एक क्रिएट कर सकते हैं इको कमांड यूज करके भी। इको कमांड यूज करके कैसे यूज करता है, सपोज इको जो भी हम लोग को डेटा है, सपोज वेलकम हम लोग एंटर करना चाहता है, वेलकम कर देंगे। और उसके बाद रीडायरेक्शनल कमांड यूज करके सपोज file1.txt दे देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हम लोग का file1.txt फाइल क्रिएट हुआ है, क्रिएट हो गया। इसे देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैट कमांड यूज करके देख सकते हैं वेलकम हम लोग का यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का फाइल क्रिएट हो गया जिसमें एंटर हो गया वेलकम। तो यहाँ पे हम लोग ने कैट कमांड यूज करके, टच कमांड यूज करके और इको कमांड यूज करके भी कर लिया। और इको कैसे यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, वो भी हम लोग बाद में एक दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सिमिलरली हम लोग VI एडिटर यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे, VI स्पेस कोई भी फाइल का नाम, सपोज file2.txt दे देता है। उसके बाद कुछ भी वैल्यूज अगर एंटर करना हो वो एंटर कर देता है। फिर इसे सेव करने के लिए एस्केप दबाइए, फिर :WQ। अब अगर हम लोग को वो देखना है, कैट कमांड यूज करके हम लोग देख सकते हैं file2.txt, यहाँ पे जो भी हम लोग ने एंटर किया था वो आ गया। तो VI एडिटर यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे VI एडिटर कैसे यूज करता है। अब कुछ सिंपल फाइल रिलेटेड कमांड्स है, जैसे कैट हम लोग यूज करके फाइल के डिटेल्स हम लोग देख सकते हैं। वैसे ही कैट का उल्टा क्या है, टैग। तो टैग भी एक कमांड है जिसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, जो भी फाइल में जो वैल्यू है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होके आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ए लिनक्स ट्यूटोरियल अपेंडेड अलाइन। उल्टा अगर पढ़ोगे तो वो उल्टा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होके आता है। सिमिलरली अगर हम लोग का एक बहुत ही लार्ज फाइल है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लार्ज फाइल ढूंढता है। सपोज हम लोग रूट डायरेक्टरी में जाते हैं, हम लोग स्लैश var, सपोज लॉग फोल्डर में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे kern.log है, तो यहाँ पे cat kern.log हम लोग देखते हैं। चलो बहुत बड़ा फाइल है, कोई बात नहीं। देखिए जब हम लोग ने cat kern.log किया, यहाँ पे जो भी वैल्यूज थे वो सारे एक साथ प्रिंट हो गए, हम लोग नीचे आ गए। लेकिन अगर हम लोग को लाइन बाय लाइन देखना है तो हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके, फिर धीरे धीरे नीचे आना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मोर कमांड या फिर लेस कमांड यूज करके। कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर जो भी हम लोग का फाइल का नाम है, फाइल का नाम क्या था, kern.log। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर
current डॉट लॉग हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप एंटर एंटर दबा के धीरे धीरे अपना नीचे आ सकते हैं, या फिर पेज वाइज अगर हम लोग को नीचे आना है स्पेस दबाइए, पेज वाइज एक एक पेज करके वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली इससे अगर हम लोग को बाहर जाना है डायरेक्टली क्यू दबाइए, बाहर आ जाओगे आप। इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस इसके साथ देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आपने मोर करंट डॉट लॉग किया, एक साथ बहुत सारे लाइंस आ गए, लेकिन मुझे चाहिए कि जो भी पेज है मेरा उसमें मैक्सिमम 5 या 6 लाइन से दिखाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर हाइफन कितने लाइंस चाहिए, सपोज मेरे को 10 लाइन ही चाहिए, उससे ज़्यादा लाइंस नहीं चाहिए, मोर हाइफन 10 करंट डॉट लॉग। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, पता नहीं चलेगा आपको, तो फिर से मैं इसको थोड़ा क्लियर करके देखता हूँ, मोर हाइफन 10 करंट डॉट लॉग। तो मैक्सिमम 10 लाइंस ही यहाँ पे डिस्प्ले हो। यहाँ पे इसके बाद अगर आपको देखना है नेक्स्ट पेज, स्पेस दबाइए, स्पेस दबाइए, स्पेस दबाइए, उसके बाद क्यू दबाइए, बाहर आ जाइए, क्लियर कर देता है। उसके बाद अगर हम लोग को पर्टिकुलर किसी लाइन नंबर के बाद सारे डेटा देखना है तो हम लोग उसे कैसे कर सकते हैं, मोर सपोज 5th लाइन के बाद जो भी है वो हमें देखना है, तो +5 फाइल नेम करोगे तो 5th लाइन के बाद जितना भी चीज़ है वो सारे डिस्प्ले होके आ जाएंगी। सिमिलरली लेस कमांड क्या है, लेस एग्जैक्टली सेम होता है मोर कमांड के तरह ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होता है लेस कमांड में। तो आप मैन यूज करके और जितने भी ऑप्शंस है वो आप देख सकते हो मोर और लेस के। तो ये थे इम्पॉर्टेंट फाइल और डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए और इम्पॉर्टेंट कमांड्स के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलता है।